नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में जिक्र होगा बिहार के विधानसभा चुनाव का, जहां पर आरजेडी और महागठबंधन के लिए बड़ी खुशखबरी निकल के सामने आ रही है। जिसमें आपको बता दें कि लालू यादव को 9 अक्टूबर को मिलेगी जमानत। बिहार चुनाव के पहले आ सकते हैं वो जेल के बाहर, जिसके बाद जबरदस्त नुकसान भाजपा और जेडीयू को बिहार की सियासत में हो सकता है। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बिहार में पप्पू यादव ने पीएम मोदी और सीएम नीतीश पर जमकर साधा निशाना और दाग दिए कई सवाल। तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि विधायक आशा सिन्हा के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ही खोल दिया मोर्चा और यहां पर पार्टी के भीतर फूट के संकेत सामने आ रहे हैं बिहार के विधानसभा चुनाव में। तो हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि बिहार के विधानसभा चुनाव में बड़ा नुकसान जेडीयू और भाजपा को झेलना पड़ सकता है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। लालू यादव को 9 अक्टूबर को मिलेगी जमानत। बिहार चुनाव के पहले आ सकते हैं जेल से बाहर। जी हां दोस्तों, चारा घोटाले से संबंधित चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी के मामले में आज रांची हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। बेल के लिए लालू यादव को फिलहाल 9 अक्टूबर तक इंतजार करना होगा। दरअसल सजा की आधी अवधि को आधार बनाकर जमानत अर्जी दायर की गई है, लेकिन अदालत के मुताबिक आधी अवधि पूरी होने में फिलहाल 26 दिन कम समय है। लालू यादव जब 26 दिन गुजार लेंगे तो उन्हें जमानत दे दी जाएगी। लालू प्रसाद यादव के अधिवक्ता प्रभात कुमार ने जानकारी दी है कि नवंबर के बाद वो जेल से बाहर आ सकते हैं। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले लालू यादव की जमानत की अर्जी काफी अहम है मानी जा रही है। इससे पहले उन्हें चारा घोटाले के 3 मामलों में जमानत दी गई थी। फिलहाल लालू यादव का रांची के रिम्स अस्पताल में भर्ती हैं। पहले वो रिम्स के पेइंग वार्ड में रहते थे, लेकिन अब कोरोना संक्रमण के मद्देनजर उन्हें डायरेक्टर बंगले में रखा गया है। करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार पप्पू यादव ने पीएम मोदी सीएम नीतीश पर जमकर साधा निशाना, पूछे कई सवाल। जी हां दोस्तों, पूर्व सांसद और जाप अध्यक्ष पप्पू यादव नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने पीएम मोदी से भी सवाल करते हुए कहा है कि उन्हें बताना चाहिए कि बिहार के 1.25 लाख करोड़ के विशेष पैकेज का क्या हुआ है। बीजेपी सरकार को बताना चाहिए यह पैसा कब आया, आज तक पैसा मिला ही नहीं है। यह मैं नहीं, वित्त मंत्रालय बता रहा है। साथ ही एनडीए से सवाल करते हुए उन्होंने कहा कि ये लोध बाढ़, सुखाड़, बेरोजगारी की बात क्यों नहीं करते। अडानी और अंबानी से लोकल का भौकाल बनेगा। देश में आज की तारीख में सबसे अधिक राशि विज्ञापन पर खर्च की जा रही है। वहीं पटना, भागलपुर, गया जो स्मार्ट सिटी में तब्दील होने वाले थे, उनका क्या हुआ। पीएम मोदी को चुनौती देते हुए पप्पू यादव ने कहा कि उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र में गोद लिए हुए गाँव में ही 4 काम हुआ तो बताएं, सबको सच्चाई पता है। वहीं नीतीश कुमार पर भी निशाना साधते हुए उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री डॉल्फिन की बात करते हैं। बिहार को केंद्र सरकार ने जीएसटी की राशि तक नहीं दी है, बिहार को पैसा क्यों नहीं मिल रहा है। नीतीश कुमार आज बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन वो जॉर्ज फर्नांडिस तक को भूल गए हैं। जॉर्ज को भूलकर दूसरे की तस्वीर पटना में लगवा रहे हैं। करते हैं अगली खबर की तरफ। विधायक आशा सिन्हा के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ही खोल दिया मोर्चा, दानापुर से उम्मीदवार बदलने की मांग। जी हां दोस्तों, विधानसभा चुनाव के पहले सिटिंग विधायकों को लेकर उनके ही कुनबे में नाराजगी ही दिखने को मिल रही है। दानापुर से बीजेपी विधायक आशा सिन्हा को लेकर पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने मोर्चा खोल दिया है। आशा सिन्हा लगातार दानापुर विधानसभा सीट से विधायक हैं, लेकिन क्षेत्र का विकास नहीं होने से स्थानीय लोगों के साथ साथ पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी नाराजगी है। इसी नाराजगी का असर है कि विधायक के खिलाफ आज बीजेपी के ही कार्यकर्ताओं ने खुलकर विरोध प्रदर्शन किया। सगुना मोड़ पर इकट्ठा हुए बीजेपी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने विधायक आशा सिन्हा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और उन पर क्षेत्र का विकास नहीं करने का आरोप लगाया। बीजेपी कार्यकर्ताओं की मांग है कि दानापुर से इस बार पार्टी का उम्मीदवार बदला जाए। स्थानीय बीजेपी कार्यकर्ताओं का यह भी कहना है कि अगर पार्टी आशा सिन्हा को टिकट देती है तो ऐसे में वह अपने ही बीते किसी योग्य उम्मीदवार को मैदान में उतारेंगे। आम लोगों और कार्यकर्ताओं से दूर रहने वाले विधायकों के खिलाफ नेता और कार्यकर्ता से लेकर ग्रामीण इन दिनों बिहार में मोर्चा खोल दिया है। विधानसभा चुनाव से पहले जनता से दूर रहने वाले ये कई दलों के विधायक अब ग्रामीणों के बीच जा रहे हैं, लेकिन पहले से नाराज ग्रामीणों को अब मौका मिल गया है। ऐसे में विधायकों को गांव से भगाने से लेकर दौड़ा रहे हैं। सैकड़ों लोगों के बीच इन दिनों कई दलों के विधायकों के लोग सवाल जवाब कर रहे हैं और उनसे 5 सालों का हिसाब मांग रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पटना में मंगल पांडे के आवास पर परीक्षाएं समय पर आयोजित करवाने की मांग पर जीएनएम के छात्रों ने किया विरोध
विरोध प्रदर्शन। जी हां दोस्तों, बिहार की राजधानी पटना में शुक्रवार को सूबे के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के आवास के बाहर स्टूडेंट यूनियन ऑफ जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी जीएनएम के विभिन्न छात्र छात्राएं विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। बताया जाता है कि जीएनएम के छात्र छात्राएं अपनी अंतिम साल की परीक्षा को समय पर आयोजित करवाने की मांग कर रही हैं। साथ ही स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से प्रदर्शनकारी सभी छात्र छात्राएं परीक्षा का परिणाम भी जल्द ही घोषित किए जाने की मांग रख रहे हैं। जीएनएम के छात्र छात्राओं का कहना है कि यदि ये सभी मांगे हमारी पूरी हो जाती हैं तो सभी छात्र छात्राएं बिहार में स्वास्थ्य विभाग में निकलने वाली 4000 के पदों पर रिक्तियों के लिए आवेदन कर सकेंगे, ताकि हमारे भविष्य की आगे की तैयारियों में कोई अड़चन सामने न आए। याद रहे, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बीते दिनों सूबे में राज्य सरकार द्वारा स्वास्थ्य विभाग में नई भर्तियां किए जाने की जानकारी दी थी। उन्होंने बताया था कि बिहार के स्वास्थ्य विभाग में जल्द 4000 चिकित्सक नियुक्त किए जाएंगे। वहीं उन्होंने इसके बाद राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं में भी परिवर्तन आ जाने की बात कही थी। करते हैं अगली खबर की तरफ। एसएससी की परीक्षा को लेकर प्रियंका गांधी ने केंद्र से कहा, युवाओं की बात सुनिए सरकार। जी हां दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने शुक्रवार को कहा कि कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षाएं कैलेंडर के आधार पर निर्धारित कर तय अवधि में पूरा करने की मांग कर रहे युवाओं की बात सरकार को सुननी चाहिए। छात्रों ने दिए सुझाव। उन्होंने रोजगार के मुद्दे पर सोशल मीडिया में राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस हैशटैग से चल रहे अभियान के तहत ट्वीट किया। एसएससी की परीक्षा देने वाले छात्रों ने परीक्षा प्रक्रिया, सभी चरणों और अंतिम परिणाम को कैलेंडर के आधार पर निर्धारित कर तय अवधि में पूरा करने सहित कई अच्छे सुझाव दिए हैं। उनके रचनात्मक तरीकों से अपनी बात कह रहे युवाओं को हमारा समर्थन है। कांग्रेस के उत्तर प्रदेश प्रभारी ने कहा, सरकार को भी युवाओं की बात सुननी चाहिए। इससे पहले कांग्रेस और भारतीय युवा कांग्रेस ने गुरुवार को रोजगार के मुद्दे पर सोशल मीडिया में स्पीक अप फॉर जॉब्स अभियान चलाया था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी का बड़ा आरोप, कहा प्रधानमंत्री मोदी चीन को हमारी जमीन से बाहर निकालने की जिम्मेदारी से इनकार कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, भारत चीन सीमा विवाद को लेकर एक बार फिर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि पीएम और भारत सरकार ने चीन को हमारी जमीन से बाहर निकालने के लिए जिम्मेदारी लेने से इनकार कर रहे हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा, चीन से सिर्फ मार्च 2020 वाली यथास्थिति की बहाली की चर्चा होनी चाहिए। पीएम और भारत सरकार चीन को हमारी जमीन से बाहर निकालने के लिए जिम्मेदारी लेने से इनकार कर रहे हैं, बाकी सभी चर्चा बेकार है। इससे पहले भी राहुल ने सरकार पर सवालिया लहजे में निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट किया, चीन ने हमारी जमीन ले ली है, भारत सरकार इस कब वापस लेने की योजना बना रही है या फिर इसे एक्ट ऑफ गॉड बताकर छोड़ा जा रहा है। बता दें कि भारत और चीन के बीच बीते दिनों में कई चर्चाएं बैठक हुई हैं। गुरुवार को रूस में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच चर्चा हुई। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और चीनी के रक्षा मंत्री के बीच भी बैठक हो चुकी है। इसके अलावा दोनों देशों के बीच कमांडर लेवल की बातचीत हुई है। गौरतलब है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों, अर्थव्यवस्था, युवाओं को रोजगार और सीमा पर तनाव को लेकर लगातार मोदी सरकार को निशाने पर ले रहे हैं। राहुल गांधी अर्थव्यवस्था को लेकर भी सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने नोटबंदी और जीएसटी के मुद्दे को लेकर एक वीडियो सीरीज शुरू की थी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला का बड़ा आरोप, मुट्ठी भर कंपनियों के हाथ खेती के पूरे तंत्र को बेचना चाह रही भाजपा सरकार। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के बड़े नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा है कि भाजपा के नेतृत्व वाली मोदी सरकार मुट्ठी भर कंपनियों के हाथ खेती के पूरे तंत्र को बेच देना चाह रही है। इसलिए एक साजिश के तहत कोरोना महामारी के बीचों बीच 3 काले कानून अध्यादेशों माध्यम से लाए गए, ताकि किसान, आड़ती, मजदूर का गठजोड़ खत्म हो तथा पूरा कृषि तंत्र ही गुलामी की बेड़ियों में कर दिया जाए। इसके पहले भी उन्होंने ट्वीट कर कहा था कि मोदी खट्टर सरकारों को किसान, आड़ती, मजदूर की ड्योढ़ी पर घुटने टिकवाकर हम दम लेंगे और खेती विरोधी तीनों काले कानूनों के खिलाफ संसद के अंदर व बाहर निर्णायक जंग लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि खेती और मंडी विरोधी भाजपा को जड़ से उखाड़ फेंकने का संकल्प ही एकमात्र ध्येय है। सुरजेवाला ने यह भी कहा कि भाजपा ने देश और हरियाणा में किसानों का नाम लेकर सरकार बनाई। अब भाजपा जजपा किसानों का खून बहा रही है। ये सरकार के कफन में कील साबित होगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। गिरफ्तारी देने के लिए केंद्रीय जेल गुरदासपुर के बाहर पहुंचे किसान। जी हां दोस्तों, गिरफ्तारी देने के लिए किसानों का एक दल गिरफ्तारी देने के लिए केंद्रीय जेल गुरदासपुर में पहुंचा तथा रोष प्रदर्शन किया। संघर्ष कर रहे किसान संघर्ष कमेटी की ओर से गुरप्रीत सिंह, रणबीर सिंह डुग्गरी, गुरप्रताप सिंह, कुलबीर सिंह कहलो के नेतृत्व में केंद्रीय जेल के बाहर धरना दिया गया। धरने को संबोधित करते हुए संगठन के प्रांतीय नेता सविंदर सिंह, रचपाल सिंह, सोहन सिंह, हरविंदर सिंह ने कहा कि खेती ऑर्डिनेंस के खिलाफ 4 दिन से जेल भरो मोर्चा
डीसी कार्यालय के समक्ष चल रहा था। किसान रोज गिरफ्तारी देने के लिए अपने जत्थे पेश करते, मगर केंद्र की मोदी सरकार व पंजाब की कैप्टन सरकार ने किसानों को गिरफ्तार करने से हाथ खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि अगर सरकार के पास जेलों में रखने की जगह नहीं है तो किसान मजदूरों के लिए अस्थायी जेल तैयार की जाए। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। सिंधिया की सभा में हंगामा, जमकर नारेबाजी, भाषण रोक मंच से नीचे उतरे और भीड़ में जाकर लिया ज्ञापन। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। बीजेपी ने भी चुनावों को देखते हुए मैदान में पूरी ताकत झोंक दी है। इसी के चलते शिवपुरी में शुक्रवार को ज्योतिरादित्य सिंधिया की सभा का आयोजन किया गया था। इस दौरान जैसे ही सिंधिया मंच पर चढ़े, ओबीसी कार्यकर्ताओं ने जोरदार हंगामा शुरू कर दिया। इस बीच सिंधिया ने अपना भाषण शुरू कर दिया था, लेकिन नारेबाजी बढ़ने के साथ ही उन्हें बीच में रोकना पड़ा। दरअसल ओबीसी के कार्यकर्ता 27% आरक्षण की मांग को लेकर नारेबाजी कर रहे थे। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। महामारी के बीच यूपी में कोरोना किट घोटाला, तय कीमत से 5 गुना ज्यादा दामों पर खरीदने के आरोप। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस जैसी महामारी की मुसीबत के बीच उत्तर प्रदेश में अब कोविड किट घोटाला हो गया है, जब 45 लाख से ज्यादा लोग इसके शिकार हो गए हैं और करोड़ों लोगों की नौकरी चली गई, करोड़ों के काम बंद हो गए। इस बीमारी के घर घर सर्वे के लिए सरकार ने कोरोना के सर्वे के लिए 2 पल्स ऑक्सीमीटर और थर्मल स्कैनर खरीदने के आदेश दिए। उसे जिलों में तय कीमत से 5 गुना ज्यादा दाम पर खरीद लिया गया। ये आरोप खुद बीजेपी के विधायक और पदाधिकारी लगा रहे हैं। घोटाले में 2 अफसर सस्पेंड किए गए हैं और सरकार ने अब इस पर एसआईटी की जांच बिठा दी है। सुल्तानपुर से बीजेपी विधायक देवमणि त्रिवेदी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लिखकर इस संबंध में शिकायत की थी। त्रिवेदी ने एनडीटीवी से कहा, यहाँ का और इस बहाने से और जिलों में या पूरे उत्तर प्रदेश में जहाँ पर यह हुआ होगा, जहाँ पर ज्यादा अमाउंट का डोंगर लगा है, उस सबको फिर से रिफंड होना पड़ेगा, क्योंकि ये तो हमारी सरकार ही घोटालों और गुंडागर्दी के खिलाफ आई है। वहीं मामले में भ्रष्टाचार का आरोप झेल रही सुल्तानपुर की डीएम श्री इंदुमती ने अपने बचाव में कहा है कि मुझ पर लगे आरोप गलत हैं और माननीय विधायक ने ना ही मुझसे कभी बात की, ना ही मेरे सीडीओ से तथ्यों की जांच की गई। ये इतना बड़ा आरोप है, वे भी सीधे सीधे जिला प्रशासन की छवि खराब करने के उद्देश्य से किया गया लग रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। इंटरनल सर्वे ने बढ़ा दी है बीजेपी की बेचैनी, सीएम नीतीश की लोकप्रियता में आई भारी कमी। जी हां दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एक इंटरनल सर्वे कराया है। ये सर्वे पार्टी के जनरल सेक्रेटरी, एमएलसी और प्रदेश उपाध्यक्षों के 90 लोगों की टीम ने की है। सूत्रों की माने तो सर्वे 25 से 28 अगस्त के बीच किया गया है। 3 दिनों तक इस टीम ने पार्टी के मंडल स्तर तक जाकर जानकारी इकट्ठा की है। सर्वे के आधार पर जो रिपोर्ट बीजेपी के पास आई है वो चौंकाने वाली है। दरअसल बीजेपी के इस आंतरिक सर्वे में यह बात सामने आई है कि बिहार में 15 साल से सत्ता के शीर्ष पर बैठे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ इस बार एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काफी अधिक है। नीतीश पर लोगों का भरोसा कम। सर्वे में यह बात भी सामने आई है कि भाजपा को छोड़ने और आरजेडी के साथ जाने, फिर आरजेडी को छोड़कर बीजेपी के साथ जाने के नीतीश कुमार के फैसले के बाद उनकी विश्वसनीयता पर लोग संदेह करने लगे हैं। इसके अलावा सर्वे में यह बात भी सामने आई है कि लालू प्रसाद यादव को लेकर नीतीश कुमार कहीं न कहीं सॉफ्ट हैं। वहीं बीजेपी के बड़े से बड़े नेता लालू पर सीधा हमला करते हैं। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। लालू यादव को डैमेज कंट्रोल का असर, अपने फैसले से पीछे हट सकते हैं रघुवंश प्रसाद, करीबी नेता का दावा। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले दल को तगड़ा झटका लगा है। पार्टी के दिग्गज नेता और लालू प्रसाद यादव के दोस्त रघुवंश प्रसाद सिंह ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि उनके इस्तीफे के तुरंत बाद लालू यादव का एक पत्र सामने आया, जिसमें उन्होंने रघुवंश प्रसाद सिंह का इस्तीफा नामंजूर करते हुए मनाने की कोशिश की और कहा कि वो कहीं नहीं जा रहे हैं। लालू यादव के इस डैमेज कंट्रोल का असर भी नजर आ रहा है। ऐसी संभावना है कि रघुवंश प्रसाद सिंह अपने फैसले से पीछे हट सकते हैं। रघुवंश प्रसाद सिंह को मनाने की कोशिशें तेज। आरजेडी के वरिष्ठ नेता ने करीबी ने हमारे सहयोग अखबार से बात करते हुए कहा कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का पत्र सामने आने के बाद रघुवंश प्रसाद सिंह अपने फैसले से पीछे हट सकते हैं। वो 1 या 2 दिनों में अपना रुख पूरी तरह से साफ कर देंगे। कुछ समय पहले ही रघुवंश प्रसाद सिंह ने आरजेडी के उपाध्यक्ष पद से भी इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद से ही उनके आरजेडी छोड़ने की अटकलें लगाई जा रही थीं। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव, रामविलास का ट्वीट, मेरी तबीयत खराब, बेटे चिराग के हर फैसले का समर्थन। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस संकट काल के बीच बिहार में इस वक्त चुनावी सरगर्मी शुरू हो गई है। सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हैं। इस बीच केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के नेता रामविलास पासवान ने शुक्रवार को कई ट्वीट किए। रामविलास पासवान ने जानकारी दी कि खराब तबीयत के कारण अभी अस्पताल में है। ऐसे में चिराग पासवान पार्टी को लेकर जो भी फैसला ले रहा है वो उसके साथ हैं। रामविलास पासवान ने ट्वीट किया
कि कोरोना संकट के समय खाद्य मंत्री के रूप में निरंतर अपनी सेवा देश को दी और हर संभव प्रयास किया कि सभी जगह खाद्य सामग्री समय पर पहुंच सके। इसी दौरान तबीयत खराब होने लगी, लेकिन काम में कोई ढिलाई ना हो इस वजह से अस्पताल नहीं गया। केंद्रीय मंत्री ने आगे लिखा कि मेरी खराब तबीयत का एहसास जब चिराग को हुआ तो उसके कहने पर मैं अस्पताल गया और अपना इलाज करवाने लगा। मुझे खुशी है कि इस समय मेरा बेटा चिराग मेरे साथ है और मेरी हर संभव सेवा कर रहा है। मेरा ख्याल रखने के साथ साथ पार्टी के प्रति भी अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रहा है। बिहार चुनाव को लेकर रामविलास पासवान ने आगे लिखा कि मुझे विश्वास है कि अपनी युवा सोच से चिराग पार्टी व बिहार को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। चिराग के हर फैसले के साथ मैं मजबूती से खड़ा हूं। मुझे आशा है कि मैं पूर्ण स्वस्थ होकर जल्द ही अपनों के बीच आऊंगा। साफ है कि बीते दिनों में चिराग पासवान ने बिहार में चुनाव को लेकर कई बड़ी बातें कही हैं। उनकी पार्टी की ओर से लगातार नीतीश कुमार का विरोध किया जा रहा है और कहा गया है कि वो बीजेपी के साथ गठबंधन में है, जेडीयू के साथ नहीं। इतना ही नहीं, हाल ही में हुई पार्टी के बैठक में 143 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी करने की भी बात कही गई। ऐसे में अब जब रामविलास पासवान ने खुले तौर पर चिराग के समर्थन की बात कर दी है तो आने वाले दिनों में बिहार चुनाव की तस्वीर बदल सकती है। करते हैं अगली खबर की तरफ। कंगना रनौत की कम नहीं हो रही मुश्किलें, मुंबई पुलिस ने शुरू की ड्रग्स कनेक्शन की जांच। जी हां दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत केस में मुखर रहने वाली कंगना रनौत की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। पहले शिवसेना शासित बीएमसी ने कंगना के दफ्तर को ध्वस्त किया और अब मुंबई पुलिस ने कंगना के खिलाफ ड्रग्स कनेक्शन की जांच शुरू कर दी है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो महाराष्ट्र सरकार की ओर से मुंबई पुलिस को जाँच के आदेश की कॉपी मिल गई है और अब मुंबई पुलिस ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। हालांकि अब तक इस बारे में विस्तृत जानकारी नहीं आ पाई है कि मुंबई पुलिस ने इसके लिए कोई स्पेशल टीम बनाई है या फिर मामला नारकोटिक्स विभाग को दिया है। बता दें कि बीते दिनों महाराष्ट्र के गृह मंत्री अमित देशमुख ने अध्ययन सुमन के उस पुराने इंटरव्यू के आधार पर मुंबई पुलिस से जांच कराने की बात कही थी, जिसमें उन्होंने कंगना रनौत पर ड्रग्स लेने के आरोप लगाए थे। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा था, विधायक सुनील प्रभु और प्रताप सरनाइक की अपील पर मैंने विधानसभा में जवाब दिया और कहा कि कंगना रनौत के अध्ययन सुमन के साथ रिश्ते थे, जिसने एक इंटरव्यू में कहा कि वह ड्रग्स लेती हैं और उन्हें भी इसके लिए मजबूर किया। मुंबई पुलिस इसकी जांच करेगी। हालांकि गृह मंत्री का इस बयान पर कंगना ने ट्वीट कर प्रतिक्रिया दी थी और कहा था, प्लीज मेरा ड्रग टेस्ट कीजिए, मेरे कॉल रिकॉर्ड्स की जांच कीजिए। अगर आपको ड्रग्स पेडलर्स को लेकर मुझसे कोई भी लिंक्स मिलता है तो मैं अपनी गलती मान लूंगी और हमेशा के लिए मुंबई छोड़ दूंगी। आपसे मिलने के लिए इच्छुक हूं। गौरतलब है कि कंगना रनौत ने हाल ही में मुंबई की तुलना पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर से की थी, जिस पर सत्तारूढ़ शिवसेना ने नाराजगी जताई थी। शिवसेना नेता संजय राउत और कंगना के बीच काफी बयानबाजी हुई। कंगना ने कहा कि संजय राउत ने उन्हें मुंबई नहीं आने की धमकी दी थी। इसके बाद कंगना केंद्र सरकार द्वारा मुहैया कराई गई वाई श्रेणी की सुरक्षा में मुंबई आई, मगर उनके पहुंचने से पहले बीएमसी ने उनके दफ्तर में तोड़फोड़ कर दी। हालांकि हाईकोर्ट के आदेश के बाद बीएमसी ने कार्रवाई पर रोक लगा दी और अब कंगना इस मामले में मुआवजे की मांग कर रही हैं। करते हैं अगली खबर की तरफ। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, दोषी पाए गए नेताओं को हमेशा के लिए चुनाव लड़ने से कर सकते हैं बैन। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में एक नेता के खिलाफ साल 1983 में दर्ज आपराधिक मामले में 36 साल बाद निचली अदालत द्वारा अभियोग निर्धारित किए जाने पर अचरज व्यक्त करते हुए गुरुवार को कहा कि अभियोजन का यह कर्तव्य है कि मुकदमे की सुनवाई तेजी से हो। शीर्ष अदालत ने सभी हाईकोर्ट से वर्तमान और पूर्व सांसदों विधायकों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों की और जानकारी मांगी है। न्यायालय को न्याय मित्र ने सूचित किया था कि 4442 मामलों में देश के नेताओं पर मुकदमे चल रहे हैं। इनमें से 2556 आरोपी तो वर्तमान सांसद विधायक हैं। जस्टिस एनवी रमन, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस ऋषिकेश रॉय की बेंच ने अपने आदेश में कहा कि अब हाईकोर्ट्स को 12 सितंबर तक नेताओं के खिलाफ लंबित उन मामलों का विवरण ईमेल के जरिए देना होगा जो भ्रष्टाचार निरोधक कानून, धन शोधन रोकथाम कानून और कालाधन कानून जैसे विशेष कानूनों के तहत लंबित हैं। बेंच वर्तमान और पूर्व सांसदों विधायकों के खिलाफ लंबित मामलों का अवलोकन करेगी और इन मुकदमों की तेजी से सुनवाई के बारे में 16 सितंबर को हाईकोर्ट के चीफ जस्टिसों को आवश्यक निर्देश दे सकती है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी का मोदी सरकार पर वार, चीन ने हमारी जमीन ले ली, क्या यह भी एक्ट ऑफ गॉड है? जी हां दोस्तों, भारत और चीन के मध्य सीमा पर तनाव के बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने चीनी घुसपैठ के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर एक बार फिर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने शुक्रवार सुबह अपने ट्वीट में लिखा, चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया, भारत सरकार इसे वापस हासिल करने की योजना बना रही है या फिर इसे भी एक दैवीय घटना बताकर छोड़ा जा रहा है। राहुल गांधी पहले भी कई बार चीनी घुसपैठ के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर सवाल उठा
उठाते रहे हैं। बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी चीन के अलावा कोरोना वायरस, रोजगार, निजीकरण, परीक्षाओं, जीडीपी में गिरावट, अर्थव्यवस्था और परीक्षाओं को लेकर लगातार सवाल उठा रहे हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी मानसून सत्र में भी चीनी घुसपैठ के मुद्दे को जोर शोर से उठाने की तैयारी में है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की अध्यक्षता में हाल ही में कांग्रेस के सांसदों की बैठक हुई। बैठक में संसद के आगामी सत्र में सरकार को घेरने की रणनीति पर चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक मीटिंग में तय किया गया कि चीनी घुसपैठ के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधे तौर पर घेरा जाए। बैठक में मौजूद राहुल गांधी ने कहा कि सरकार ने अभी तक भारतीय जमीन पर चीनी घुसपैठ की बात नहीं कबूली है। प्रधानमंत्री को इस मामले पर जवाब देना होगा। तो करते हैं अगली खबर की तरफ। भारत चीन विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद बोले ओवैसी, क्या मोदी सरकार ने भारत की जमीन सरेंडर कर दी? जी हां दोस्तों, AIMIM के प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भारत चीन सीमा विवाद को लेकर दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच हुई बैठक के बाद जारी संयुक्त बयान को लेकर सरकार पर हमला किया है। तनाव को लेकर विदेश मंत्री S जयशंकर और उनके चीनी समक्ष वांग यी ने मॉस्को में बृहस्पतिवार को बातचीत की। इस बातचीत में तनाव को कम करने के लिए 5 सूत्रीय योजना पर सहमति बनी है। ओवैसी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि क्या मोदी सरकार ने 1000 वर्ग किलोमीटर भूमि पर भारत के अधिकार का समर्पण कर दिया है? विदेश मंत्री ने चीन से अप्रैल से पहले वाली स्थिति में आने के लिए क्यों नहीं कहा? ओवैसी ने शुक्रवार को अपने ट्वीट में लिखा, हमने विदेश मंत्रियों के संयुक्त बयान को देखा है। विदेश मंत्री S जयशंकर ने चीन से लद्दाख में LAC पर अप्रैल से पहले वाली स्थिति में आने के बारे में क्यों नहीं कहा? या फिर क्या विदेश मंत्री भी अपने बॉस PMO इंडिया से सहमत हैं कि कोई चीनी सैनिक हमारे क्षेत्र में आया ही नहीं? आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।